आज की हमारी कहानी का शीर्षक है गिल्लू, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अचानक ही उस छोटे जीव को याद आ गया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज मुझे उस लघु प्राणी की खोज है। परंतु वो तो अब इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया है। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वो मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुएवल जैसा खेल खेल रहे हैं। ये काग भी बड़े विचित्र प्राणी हैं। न इनमें समादारित है, न अनादारित, न अति सम्मानित और न अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के और न हंस के। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काग बनकर ही आना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ परिजनों को भी अपने आने का मधुर संदेह इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने का अवमानना का अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। मेरे काग पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा तो गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिरा पड़ा है और कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काग दुआई की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट से गमले में चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद इसका बच पाना मुमकिन नहीं, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मेरा मन न माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे ही उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह न खुल सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वो इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हमने उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वो स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरों के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता। परंतु उसकी समझदारी और कायाकल्प पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती थी तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वो मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसे तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले 2 पंजों और सुर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रखकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कायाकलाप देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता है, और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उस स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू न बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया
मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर पर, सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब ये नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दों की चुन्नट में, कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत कभी नहीं हुई, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैंने जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहां बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। कई दिन काजू ना मिलने पर वो अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले के नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना से आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिन जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसे तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वो इन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा है। मेरी अस्वस्थता में वो तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैंने दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक स्वार्थ नया उपाय खोज निकाला था। वो मेरे पास रखी सुराही पर ले जाता और इस प्रकार समीप रहता और ठंडक भी रहता। गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत भी आ गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत में यातना में भी वो अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिससे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वो किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती हुई रहती और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वो लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी बासंती दिन जूही की पिताब छोटे फूल से खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है।